माइकल लुइस की किताब द बिग शॉर्ट कुछ इन्वेस्टर्स की कहानी है जिन्होंने 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस को आते देखा और हाउसिंग मार्केट के खिलाफ बेट लगाई। ये लालच, घमंड और बिना रोक टोक के फाइनेंशियल सिस्टम्स के खतरों की कहानी है। ये किताब अमेरिकन हाउसिंग मार्केट की कमियों और उन कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को दिखाती है जिनकी वजह से पूरी दुनिया में इकोनॉमिक मेल्टडाउन हुआ। ये लोग जिन्हें अक्सर आउटसाइडर्स माना जाता था, उन गिने चुने लोगों में से थे जिन्होंने हाउसिंग मार्केट के गिरने का अंदाजा लगा लिया था। ये किताब सिर्फ फाइनेंस के बारे में नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी, आसान पैसों के लालच और बेकाबू एम्बिशन के नतीजों के बारे में है। हाउसिंग बबल इस बिलीफ से बढ़ा कि घरों की कीमतें हमेशा बढ़ती रहेंगी। बैंक्स और मॉर्गेज लेंडर्स लोन्स देने के लिए बेताब थे, चाहे बोरोवर्स का क्रेडिट हिस्ट्री खराब ही क्यों ना हो। क्रेडिट की इस आसान अवेलेबिलिटी ने बबल को और बढ़ा दिया। ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी जहां बहुत से होम ओनर्स के घरों की कीमत से ज्यादा उनके मॉर्गेजेस पर बकाया था। सब प्राइम मॉर्गेजेस का बढ़ना आसान लेंडिंग स्टैंडर्ड्स के साथ हाउसिंग मार्केट में एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन गया। जैसे जैसे घरों की कीमतें बढ़ती रहीं, लेंडर्स ने इन मॉर्गेजेस को कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में पैक कर दिया, जिन्हें कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशंस या सीडीओज कहते हैं। रेटिंग एजेंसीज ने इन कॉम्प्लेक्स सीडीओज को हाई रेटिंग्स देकर हाउसिंग बबल में एक अहम भूमिका निभाई, अंडरलाइंग रिस्क्स के बावजूद। सब प्राइम मॉर्गेजेस वो लोन्स थे जो उन बोरोवर्स को दिए जाते थे जिनका क्रेडिट हिस्ट्री खराब था और जो आम मॉर्गेजेस के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते थे। एडजस्टेबल रेट मॉर्गेजेस या आर्म्स एक खास तरह का खतरनाक सब प्राइम लोन था। जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने लगे तो बहुत से होम ओनर्स अपनी मंथली पेमेंट्स नहीं कर पाए, जिससे डिफॉल्ट्स और फोरक्लोजर्स में तेजी आ गई। लेंडर्स को अक्सर इनकम या एसेट्स के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होती थी, जिससे बोरोवर्स को ऐसे लोन्स मिल जाते थे जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इन सब प्राइम मॉर्गेजेस को कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे सीडीओज में सिक्योरिटाइज करने से रिस्क्स और भी छिप गए। बहुत से इन्वेस्टर्स को पता ही नहीं था कि उनके पास सब प्राइम मॉर्गेजेस से बैक्ड सिक्योरिटीज हैं, जिनके डिफॉल्ट होने की संभावना बढ़ती जा रही थी। कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशंस या सीडीओज कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स थे जो फाइनेंशियल मार्केट्स में बहुत पॉपुलर हो गए थे, जिन्होंने 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में एक अहम भूमिका निभाई। ये इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ही इंट्रिकेट और ओपेक थे। सीडीओज बनाने के प्रोसेस में बहुत सारे मॉर्गेजेस को इकट्ठा किया जाता था, जिसमें हाई रिस्क सब प्राइम मॉर्गेजेस भी शामिल थे और उन्हें उनके परसीव्ड रिस्क के हिसाब से अलग-अलग ट्रांचेस में बांट दिया जाता था। ये ट्रांचेस अलग-अलग रिस्क लेवल्स को रिप्रेजेंट करते थे और उन्हें उनके परसीव्ड रिस्क के हिसाब से अलग-अलग ट्रांचेस में बांट दिया जाता था। हाईएस्ट रेटेड ट्रांचेस को क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज द्वारा AAA रेटिंग्स दी जाती थीं, जो इन्वेस्टर्स को बहुत अट्रैक्टिव लगती थीं, जिसका मतलब था डिफॉल्ट की बहुत कम संभावना। ये रेटिंग्स इन्वेस्टर्स को एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी देती थीं। सीडीओज की डिमांड उनके हाई रिटर्न्स की वजह से थी, खासकर लोअर रेटेड ट्रांचेस के लिए, जो हायर इंटरेस्ट रेट्स ऑफर करती थीं, खासकर लोअर रेटेड ट्रांचेस के लिए। ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की इंटरकनेक्टेडनेस का मतलब था कि सीडीओ से जुड़े रिस्क्स दूर-दूर तक फैल गए थे और ये रिस्क्स बहुत ही परवेसिव हो गए थे, जिससे सिस्टेमिक रिस्क पैदा हो गया। ये सिस्टेमिक रिस्क पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को डिस्टेबलाइज कर सकता था। जब हाउसिंग मार्केट गिरना शुरू हुआ तो सीडीओज की वैल्यू भी गिर गई, जिससे इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान हुआ और पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में एक चेन रिएक्शन शुरू हो गई, जो बहुत ही डेवास्टेटिंग साबित हुई। द बिग शॉर्ट कुछ ऐसे लोगों की कहानी बताती है जिन्होंने हाउसिंग बबल को समझा और मार्केट के खिलाफ बेट लगाई। ये कहानी उन लोगों की है जिन्होंने कन्वेंशनल विजडम को चुनौती दी। इनमें डॉक्टर माइकल बरी, एक हेज फंड मैनेजर जिनकी नजर बड़ी पैनी थी,
उन्होंने फाइनेंशियल डेटा को गहराई से समझा। स्टीव आइजमन, एक सिनिकल और आउटस्पोकन इन्वेस्टर, उन्होंने हमेशा मार्केट की कमियों को उजागर किया। और ग्रेग लिपमन, एक डॉयचे बैंक ट्रेडर, जिन्होंने आने वाले क्राइसिस से प्रॉफिट कमाने का मौका देखा। उन्होंने मार्केट ट्रेंड्स को बारीकी से स्टडी किया। डॉक्टर माइकल बरी ने सब प्राइम सीडीओज को बैक करने वाले अंडरलाइंग मॉर्गेजेस का बारीकी से एनालिसिस किया और रियलाइज्ड किया कि वे रिस्की लोन से भरे हुए थे। उन्होंने देखा कि ये लोन्स डिफॉल्ट होने की कगार पर थे। स्टीव आइजमन ने एक्सटेंसिव रिसर्च की और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को डिटेल में स्टडी किया और कई हाउसिंग डेवलपमेंट्स का दौरा किया। उन्होंने फर्स्ट हैंड देखा कि कैसे मार्केट में इंस्टेबिलिटी बढ़ रही थी। खुद अपनी आंखों से हाउसिंग बबल को बढ़ावा देने वाले अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को देखा। ये प्रैक्टिसेस लॉन्ग टर्म में टिकाऊ नहीं थे। ग्रेग लिपमन ने आने वाले क्राइसिस से प्रॉफिट कमाने का मौका देखा और उन ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट किया जिससे बरी और आइसमन जैसे इन्वेस्टर्स मार्केट के खिलाफ बेट लगा सके। उन्होंने फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स को समझा और सही समय पर एक्शन लिया। उनकी अनकन्वेंशनल थिंकिंग और स्टेटस क्वो को चैलेंज करने की विलिंगनेस ने उन्हें वो देखने की इजाजत दी जो दूसरों ने मिस कर दिया। उन्होंने फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक नई दिशा दिखाई और साबित किया कि कभी-कभी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज वहीं होती हैं जहां सबसे कम लोग देखते हैं। जैसे ही 2007 में घरों की कीमतें गिरनी शुरू हुईं, सिस्टम में दरारें चौड़ी होने लगीं। सब प्राइम मॉर्गेज डिफॉल्ट्स में सर्ज ने पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में एक चेन रिएक्शन शुरू कर दी। सितंबर 2008 में लीमन ब्रदर्स का कोलैप्स इस क्राइसिस में एक टर्निंग पॉइंट था। लीमन ब्रदर्स की फेलियर ने पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को हिलाकर रख दिया, क्राइसिस को और बढ़ा दिया। गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबलाइज करने के लिए मैसिव बेलआउट्स के साथ इंटरवीन किया। क्राइसिस के रिपल इफेक्ट्स पूरी दुनिया में महसूस किए गए। हाउसिंग मार्केट के कोलैप्स ने एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को ट्रिगर किया, जो ग्रेट डिप्रेशन के बाद सबसे बुरा था। स्टॉक मार्केट्स गिर गए, बिजनेसेस फेल हो गए और लाखों लोगों ने अपनी जॉब्स और घर खो दिए। दुनिया भर की गवर्नमेंट्स ने रिसेशन के इंपैक्ट को कम करने के लिए स्टिमुलस पैकेजेस और मॉनेटरी ईजिंग पॉलिसीज लागू की। क्राइसिस ने फाइनेंशियल इंडस्ट्री के ग्रेटर रेगुलेशन की जरूरत को भी एक्सपोज किया। क्राइसिस के बाद गवर्नमेंट्स ने फ्यूचर में ऐसे क्राइसिस को रोकने के लिए नए रेगुलेशंस लागू किए। क्राइसिस ने फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की ह्यूमन कॉस्ट और एक मोर इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल फाइनेंशियल सिस्टम की जरूरत को हाईलाइट किया। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस ने रिस्क मैनेजमेंट, रेगुलेटरी ओवरसाइट और फाइनेंशियल सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी की इंपॉर्टेंस के बारे में कई वैल्यूएबल लेसन्स दिए। क्राइसिस ने एक्सेसिव रिस्क टेकिंग के डेंजर्स को हाईलाइट किया, खासकर जब यह कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से फ्यूल्ड हो जिन्हें ठीक से समझा नहीं जाता है। रिस्क को बेहतर ढंग से समझने और मैनेज करने की जरूरत साफ हो गई। क्राइसिस ने फाइनेंशियल इंडस्ट्री के रेगुलेटरी ओवरसाइट की कमजोरियों को एक्सपोज किया। फाइनेंशियल मार्केट्स में ट्रांसपेरेंसी की इंपॉर्टेंस भी हाईलाइट हुई। क्राइसिस ने ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की इंटरकनेक्टेडनेस को डेमोन्स्ट्रेट किया। दी बिग शॉर्ट बेकाबू लालच के खतरों और फाइनेंशियल सिस्टम की कमजोरियों के बारे में एक महत्वपूर्ण चेतावनी है। यह क्रिटिकल थिंकिंग की इंपॉर्टेंस को उजागर करता है और फाइनेंशियल सिस्टम में ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की जरूरत के बारे में एक कॉशनरी टेल है। किताब की लास्टिंग लेगेसी इसकी कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को वाइडर ऑडियंस तक पहुंचाने की क्षमता में है, जिससे अनचेक्ड फाइनेंशियल इनोवेशन से उत्पन्न होने वाले सिस्टेमिक रिस्क्स के बारे में अवेयरनेस बढ़ती है। किताब का कंपेलिंग नैरेटिव और मेमोरेबल कैरेक्टर्स फाइनेंशियल क्राइसिस की कहानी को जीवंत बनाते हैं। इसे फाइनेंस में बैकग्राउंड न रखने वालों के लिए भी एंगेजिंग और रिलेटेबल बनाते हैं। किताब रीडर्स को अपनी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप करने और हर्ड मेंटालिटी से सावधान रहने के लिए इनकरेज करती है। दी बिग शॉर्ट आज भी रेलेवेंट है, जो फाइनेंशियल सिस्टम की फ्रेजिलिटी और विजिलेंस
और रिफॉर्म की जरूरत की याद दिलाता है। किताब का अल्टीमेट मैसेज होप का है, जो बताता है कि पास्ट मिस्टेक्स से सीखकर हम एक मोर स्टेबल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर बना सकते हैं। यह किताब न केवल फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के लिए बल्कि आम लोगों के लिए भी एक आई ओपनर है, जो उन्हें फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने और इन्फॉर्म डिसीजंस लेने के लिए प्रेरित करती है। द बिग शॉर्ट की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कैसे इंडिविजुअल एक्शंस और डिसीजंस का व्यापक प्रभाव हो सकता है। यह फाइनेंशियल सिस्टम की फ्रेजिलिटी और विजिलेंस और रिफॉर्म की जरूरत की याद दिलाता है। किताब का अल्टीमेट मैसेज होप का है, जो बताता है कि पास्ट मिस्टेक्स से सीखकर हम एक मोर स्टेबल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर बना सकते हैं। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस के बावजूद रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी के माध्यम से हम बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। हम एक मोर स्टेबल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर बना सकते हैं।